तो अब देखो इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं ना। कोविड भी इसमें आ गया, डेंगू भी इसमें आ गया। तो मुझे बार बार ऐसा लगता है, मतलब मैं अगर पेपर सेटर होता और मुझे वायरस में से सिर्फ एक सवाल बनाना होता तो मैं इस क्लास में सवाल बनाता। हम लोग बात कर रहे थे वायरल क्लासिफिकेशन की, और आज हम बात करेंगे बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस की। और आज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि डॉक्टर डेविड बाल्टीमोर ने क्या क्लासिफिकेशन की थी और ये मामला कैसे चला था। एक बात, ये बात ध्यान में रखना और बिल्कुल बदतमीजी मत करना। ये तुम नाम सुनते हो बाल्टीमोर, तो मैं समझता हूँ बाल्टी लेके नहाने के चला गया बंदा। ये हरकत नहीं करनी है बिल्कुल भी। तुम्हें पता है बाल्टीमोर अमेरिका की रियासत का नाम है। अमेरिका में डिफरेंट स्टेट्स है ना, जैसे टेक्सास है, कैलिफोर्निया है, जैसे लॉस एंजलिस है, तो और बहुत सारी उनके स्टेट्स हैं, न्यू मैक्सिको है और फ्लोरिडा है, और इस तरीके से बहुत सारी वो है। तो वहाँ पर एक उनका स्टेट है, उसका नाम ही बाल्टीमोर है। तो जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में और हमारे यहाँ ईस्टर्न इलाकों में बहुत सारे लोग अपने आप को अपने इलाकों के नामों से रिप्रेजेंट करवाते हैं। जैसे एक बहुत मशहूर सिंध के स्कॉलर हैं, उनका नाम है उबैदुल्ला सिंधी। अब वो अपने आप को सिंधी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो अपने आप को लिंक करते हैं सिंध के साथ। इस तरीके से आपने सुना है वो एक थे जमालुद्दीन अफगानी। अब वो जमालुद्दीन अफगानी क्यों थे? क्योंकि बेसिकली वो अफगानिस्तान से बिलोंग करते थे। इस तरीके से आप बहुत सारे और भी इस तरीके के नाम जो है सुनते रहते हैं। तो इसी तरीके से डॉक्टर डेविड बाल्टीमोर, तो ये बाल्टीमोर से अपने आप को लिंक कर रहे हैं, वो जो अमेरिका का इलाका है। डॉक्टर डेविड बाल्टीमोर, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेसिकली ही इज अ वायरोलॉजिस्ट, और इन्होंने 1971 में वायरस की जीनोमिक्स के ऊपर काम किया। तो 1971 में इन्होंने तो ही वर्कड ऑन वायरल जीनोमिक्स। देखो, एक तो जीनोमिक्स वो है ना जो हमने लास्ट टाइम देखे थे, डीएनए वायरसेस, आरएनए वायरसेस, वो तो बिल्कुल सिंपल जीनोमिक्स है। इन्होंने फिर डीएनए वायरसेस को मजीद इलेबोरेट किया, आरएनए वायरसेस को मजीद इलेबोरेट किया, फिर एक नई क्लास ऑफ वायरसेस उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, रेट्रो वायरसेस जो होते हैं। इस तरीके से उन्होंने एडवांस जीनोमिक्स के अंदर काम किया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ही वर्कड ऑन एडवांस्ड वायरल जीनोमिक्स। तो उन्होंने वायरस के एडवांस जीनोमिक्स के ऊपर काम किया, और जब उन्होंने वायरस के एडवांस जीनोमिक्स के ऊपर काम किया तो उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन 1971 के अंदर जो है वो प्रेजेंट की। अब ध्यान में रखो एक बात, कोई भी रिसर्च आखिरी रिसर्च नहीं होती है, कोई भी रिसर्च हर पे आखिर नहीं होती है। इसलिए जब भी कोई रिसर्च होती है, जो भी बड़ी रिसर्चेज होती हैं, हर कुछ अरसे के बाद उनको बैठा जाता है, एनालाइज किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, देखा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं। तो 2018-19 में बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन को रिव्यू किया गया। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन is reviewed and some changes are made। तो कुछ मामूली तब्दीलियाँ इसके अंदर की गई, क्योंकि पिछले 50 सालों में इंसान ने बहुत नॉलेज गेन की है, बहुत कुछ हमने सीखा है। खैर एनीवेज, अब आप लोगों ने बात ध्यान में रखना है कि डॉक्टर डेविड बाल्टीमोर ने जीनोमिक्स की बेस पे वायरसेस को 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है, और इन 3 ग्रुप्स के अंदर टोटल 7 क्लासें हैं। तो ही डिवाइडेड वायरसेस into 3 groups, and 3 groups include total of 7 classes। तो इसके अंदर जो टोटल क्लासें हैं वो 7 हैं। अब इनके 3 ग्रुप कौन कौन से हैं? इनमें पहला जो ग्रुप है वो डीएनए वायरसेस का ग्रुप है, और इस डीएनए वायरसेस के ग्रुप में 2 क्लासें हैं। फिर वी हैव आरएनए वायरसेस, और आरएनए वायरसेस में हमारे पास 3 क्लासें हैं। एंड देन वी हैव रेट्रो वायरसेस, और जो रेट्रो वायरसेस हैं वहाँ पर हमारे पास 2 क्लास हैं। तो ऐसे टोटल हम करेंगे तो 2 और 3 5 और 2 7, 3 ग्रुपों में टोटल 7 क्लासें वहाँ पर बन जाएंगी। बिल्कुल आसान है और बहुत जल्दी से आप समझ जाएंगे। तो एक एक करके इनको हम देख लेते हैं।
तो पहले हम बात कर लेते हैं डीएनए वायरसेस की, जो पहला ग्रुप है हमारा। अब देखो ये बात तय हो गई कि जब मैं कह रहा हूं डीएनए वायरसेस, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डीएनए होगा। तो दे हैव डीएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। तो हैव डीएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डीएनए होगा। ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। फिर डीएनए यहां पर हमें दो तरीकों से मिलेगा। वहीं से हमारी पहली क्लास ओरिजिनेट करती है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस से क्या मुराद है, मुझे समझाओ। इनके पास जो डीएनए होगा वो कैसा होगा? वो डबल स्ट्रैंडेड होगा। क्या मतलब हुआ? जैसे नॉर्मल हम डीएनए बनाते हैं डबल स्ट्रैंडेड, इसी तरीके से हम इनका डीएनए बनाएंगे। तो इनका जो डीएनए होगा वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। तो दे हैव अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। फिर आप समझ रहे हो कि ये डीएनए मॉलिक्यूल जब जाएगा कहां पर? सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर। वायरस जब किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेंगे तो ये डीएनए वहां जाएगा, वहां जाके ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एमआरएनए बनाएगा और फिर अपना काम चलाएगा। तो हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इन देयर कैप्सिड। क्योंकि तुम्हें पता है कैप्सिड का काम ही क्या है? कैप्सिड का काम है वायरस के जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करना, ये काम है कैप्सिड का, ठीक है। बात में आ गई। और इसकी एग्जाम्पल तुम्हें पता है, किताब ने लिखी हुई है। हर्पीज एक वायरस होता है जो एक डिजीज कॉज कराता है, जिस डिजीज को हर्पीज ही बोलते हैं। और हर्पीज जो होती है वो दो टाइप। दफा करो, हाँ आगे चलते हैं। क्योंकि हर्पीज एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन है और ये लोगों को होता रहता है। हर्पीज इट्स क्वाइट कॉमन इन्फेक्शन, बहुत कॉमन इन्फेक्शन। और हर्पीज एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है। इसलिए जब आप रिप्रोडक्शन में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़ेंगे, जो आपके पीएमडीसी के सिलेबस का पार्ट भी है, तो आप देखेंगे उसमें हर्पीज भी शामिल है। चलो वहां पर इसकी बात करेंगे। दूसरे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। दूसरे कौन है बेटे? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। क्या मतलब हुआ? मतलब इसका एक ही स्ट्रैंड होगा जैसे आरएनए का होता है। तो अगर इसका एक ही स्ट्रैंड है तो हमें कैसे पता लगा कि ये डीएनए का स्ट्रैंड है? हमने इसकी शुगर चेक की, इट्स डीऑक्सीराइबो शुगर, और हमने इसके नाइट्रोजन बेसिस देखे तो वी हैव थायमिन इन दिस स्ट्रक्चर। तो हैव सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब आप समझ रहे हो, इनको होस्ट सेल में जाके थोड़ी सी परेशानी आएगी। क्या परेशानी आएगी? कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड हैं। जब ये होस्ट सेल में जाएंगे तो पहले इनको अपने आप को डबल स्ट्रैंडेड करना पड़ेगा। जब ये डबल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे फिर ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिर एमआरएनए बनेगा और फिर पूरी साइकिल चलेगी। तो ये थोड़े से अपर ऐश में हैं, ये इन्फेक्शन जल्दी करवाएंगे। क्यों जल्दी करवाएंगे? क्योंकि इनको डबल स्ट्रैंड होना नहीं है, ये डायरेक्ट जाएंगे एमआरएनए बनाएंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे। ये पहले सिंगल स्ट्रैंड को डबल स्ट्रैंड करेंगे, फिर डबल स्ट्रैंड से आगे काम चलाएंगे। और इसकी एग्जाम्पल भी तुम्हारे सामने तुम्हारी किताब में लिखी हुई है, पार्वो वायरस। क्या लिखी हुई है? पार्वो वायरस। ये भी एक वायरस है जो कि इंसानों में कॉमन डायरिया जो है वो कॉज डायरिया वगैरह करवाता है इंसानों में। खैर एनीवेज, अब ये लाजमी है ना, नहीं तो राइबोसोम तो डीएनए को पहचानते ही नहीं है ना। आपने प्रोटीन बनाना है तो आपको आरएनए चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप अपना राइबोसोम आरएनए को पहचानते हैं ना, डीएनए को नहीं पहचानते। तो ये हो गए आपके डीएनए वायरसेस, ये हो गई आपकी पहली क्लास। कोई इसमें टेंशन नहीं है, आप देख रहे हो बिल्कुल आसान है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना, ईजी है बिल्कुल। दूसरा ग्रुप, इसको मैं कर देता हूं ग्रुप नंबर 1, इसको मैं कर देता हूं ग्रुप नंबर 2, आरएनए वायरसेस। कौन से वायरस बेटा? आरएनए वायरस। अब आरएनए वायरस कौन से वायरस होंगे? हैव आरएनए एज देयर, शाबाश, जेनेटिक मटेरियल। जिसने ये किताब लिखी है उसको हमें 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए।
बल्कि जिसने वायरस के चैप्टर लगाए उसको तोपों की सलामी देने के साथ एक तोप के साथ बांध देना चाहिए ताकि वो तोप उसको उड़ा दे, जान छूटे। मुझे याद है हम मेडिकल में थे, 3rd ईयर में जाके हमने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी थी, वहाँ जाके हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ी थी MBBS की भी 3rd ईयर में। ये तो मैं 1st ईयर में पढ़ा रहा है भाई। शरादे, सारे शरादे को पूछने वाला ही नहीं है माशाअल्लाह। बी, चलो उसको क्लास हम चूंकि 7 पूरी करनी है ना, तो अब मैं क्लास C कर देता हूँ उसकी डायरेक्ट, सही है ना, ताकि हमारी वो गिनती पूरी हो जाए। डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। अब ये वो ग्रुप है जिसको लेके बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, हालांकि परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं है? फर्ज करो एक वायरस है तुम्हारे पास, ये रहा तुम्हारा वायरस, इस वायरस के साथ ये बहुत सारे स्पाइक प्रोटीन लगे हुए हैं, इस वायरस के साथ ये बहुत सारे स्पाइक प्रोटीन लगे हुए हैं जो उसके ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, जिसकी मदद से वो होस्ट पे अटैच होता है। और जब तुम इसको देखोगे अंदर से तो तुम्हें इसके अंदर RNA DNA की तरह क्वाइल हुआ नजर आएगा इस तरीके से। तो इट्स एन RNA मॉलिक्यूल। ये कौन सा मॉलिक्यूल बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर RNA क्या कर रहा है? RNA बेस पेयरिंग कर रहा है, क्वाइलिंग कर रहा है। तो और बेस पेयरिंग बिल्कुल वैसे होगी जैसे DNA में होती है। साइटोसिन ग्वानिन से पेयर करेगा और एडेनिन यूरेसिल से पेयर करेगा, क्योंकि यहां पे थायमिन तो होगा नहीं, सही है ना। तो यहां पर क्या होगा? हमारे पास एक डबल हेलिक्स होगा RNA का, और मैं ऐसे ही लिख देता हूं ताकि तुम ध्यान में रखो। एडेनिन हाइड्रोजन बॉन्ड करेगी यूरासिल से और साइटोसिन हाइड्रोजन बॉन्ड करेगी वही गुआनिन से, बिल्कुल वैसे होगा। अब ऑब्वियसली ये जब जाएगा होस्ट सेल में तो फिर आपको पता ही क्या करेगा, ये खुद RNA है तो ये mRNA बनाएगा पहले और फिर वो जाके अपना सारा काम करेगा। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। एग्जाम्पल इसकी, फॉर एग्जाम्पल रियो वायरस। रियो वायरस एक ऐसा वायरस है जो इंसानों में नज़ला जुकाम करवाता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये मिटाएंगे तो यहां काम करेंगे। देखो कोई सवाल है तो बताओ। इन्फ्लुएंजा वायरस तो RNA वायरस है, और वो जहां तक मुझे याद आ रहा है पॉजिटिव सेंस RNA वायरस है, अगर मुझे सही याद आ रहा है। यार पॉजिटिव है या नेगेटिव है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल इस क्लास से बिलोंग नहीं करता, मैं और देख लूंगा। भाई मिटाऊं उसको? सही है। उसके बाद आ जाओ डी। हाँ भाई, पॉजिटिव सेंस RNA वायरस। अब देखो वो जो लास्ट टाइम आपने और मैंने डिस्कशन की थी, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? इनके पास क्या होगा? इनका RNA होगा और RNA डायरेक्ट जाके एज एन mRNA के तौर पे एक्ट करेगा। तो है, और RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, ध्यान में रखना। तो हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA which directly act like mRNA। और ये जो क्लास है ना वायरस की, ये मुझे हमेशा बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है। और मुझे इंपॉर्टेंट क्यों लगती है? क्योंकि इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी एग्जाम्पल आपने पढ़ी हैं, कौन कौन सी हैं? 2-3 बड़ी मशहूर हैं, हमारे इलाकों में बड़े कॉमन है। कोरोना जिसने पूरी दुनिया बंद करवा दी, डेंगी, अल्लाह माफ़ करे इस साल जो डेंगी फैला सितंबर अक्टूबर में हैदराबाद में, अस्तगफुर अमान हबीब है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। डेंगी वायरस और हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी इज ए RNA वायरस। तो अब देखो इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स है ना। कोविड भी इसमें आ गया, डेंगी भी इसमें आ गया। तो मुझे बार बार ऐसा लगता है, मतलब मैं अगर पेपर सेटर होता और मुझे वायरस में से सिर्फ एक सवाल बनाना होता तो मैं इस क्लास में सवाल बनाता, मैं सवाल बनाता।
क्योंकि ये बड़ा पर्टिनेंट है ना। ये डेंगू हमारी माशरे में, पाकिस्तान में 2010 में पहली मरतबा डेंगू केस रिपोर्ट होना शुरू हुए थे। बहुत पुरानी बात हो गई, 16-17 साल हो गए। आप तो शायद पैदा भी नहीं होंगे या छोटे होंगे बहुत। तो 2010 के अंदर पाकिस्तान में पहली मरतबा डेंगू केस रिपोर्ट हुए थे। खैर, उसके बाद ई नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस। अब मुझे बताओ क्या करेगा ये? आरएनए वायरस है, होस्ट सेल में आरएनए एंटर करेगा, पहले आरएनए एमआरएनए बनाएगा, फिर काम करेगा। तो हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA which when enter in host cell form mRNA first and then form new viruses। सही हो गया? तो अब ये जो है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो एग्जाम्पल हैं वो दो एग्जाम्पल आप ध्यान में रखें। देखो इसमें लिखी हुई है पैरामाइक्सो वायरस, लिखा हुआ है ना। अब पैरामाइक्सो वायरस दो बहुत कॉमन डिजीज कॉज करवाता है इंसानों में, याद कर लो। एक ये कॉज कराता है मीजल्स। मीजल्स समझते हो आप लोग? खसरा, वो जो बच्चों को पूरी बॉडी पे रैश हो जाती है और उनको बुखार चढ़ जाता है, मीजल्स। और मम्स, मम्स एक बीमारी होती है, आपने देखी होगी। उसमें ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ये सूज जाता है, स्वेल कर जाता है बच्चों का, और फेस उनका जो है वो एसिमेट्रिकल हो जाता है और अजीब सा बच्चों को दर्द बुखार और इस तरह की चीज़ होती है। तो पैरामाइक्सो वायरस जो है बड़ा कॉमन है, आपने ध्यान में रखना है। एक और वायरस ध्यान में रखना है, जो हमारे यहाँ अल्लाह माफ़ करे, घर तो बाहर तुम कदम निकालते हो और दो कुत्ते तुम्हारे इस्तकबाल के लिए खड़े हुए होते हैं और कहते हैं आइए भाईजान आइए, आप ही के लिए हम खड़े हुए थे, हैं भाई? रैप्डो वायरसेस। रैप्डो वायरस जो रेबीज कॉज करवाते हैं, वो जो पागल कुत्ते के काटने से बीमारी हो जाती है, रेबीज। ठीक हो गया? ये हो गई इसकी दो क्लासें और ना, दो ग्रुप और 5 क्लासें। अब हम एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना के एक चीज़ आपको समझाएंगे तो एक क्लासिफिकेशन पूरी हो जाएगी, फिर एड का फैसला कर लेते हैं। जी कोई सवाल? शाबाश बेटा, उसको मिटाएं। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, सिंगल स्ट्रैंड बनेगा मगर आरएनए नहीं होगा ना। अनकॉइल करेगा, एमआरएनए बनाएगा, जैसे आरएनए पॉलीमरेज बनाता है बिल्कुल वैसे बनाएगा, मगर बनेगा आरएनए। डीएनए कैसे बनेगा? नहीं, ट्रांसक्रिप्शन में तो तुम डीएनए से आरएनए बनाते हो ना। ट्रांसक्रिप्शन है आरएनए एमआरएनए बनाने का प्रोसेस। मेजॉरिटी केसेस में आप उसको डीएनए से बनाते हो, ये तो एक्सेप्शन है ना। मुझे बताओ डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस तुमने कहाँ देखे? ये तो एक्सेप्शन है ना, एक ही क्लास है। याद करो हमने क्या बात की थी कि वायरसेस आर दी ओनली एंटिटीज दैट कैन हैव आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। बड़ी रेयर एग्जाम्पल नहीं है ये, बड़ी रेयर एग्जाम्पल है, वरना तो हर जगह डीएनए ही मिलता है ना हमें। तो अब तुम थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करो, तुम समझो ट्रांसक्रिप्शन इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। वो डीएनए से बनाओ या आरएनए से बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। एमआरएनए बनाने के प्रोसेस को आप बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन। सही है जी? इसको मिटाएं। सही हो गया? अब चूंकि ये क्लासिफिकेशन पूरी होने वाली है तो मैं रैंडमली अभी आप में से कुछ लोगों को यहां बुलाऊंगा और आपसे ये क्लासेस जो है बच्चों को रिपीट करवाऊंगा। तो बिल्कुल आप लोग तैयारी पकड़ लें। अच्छा, अब इधर देखो, अब मैं तुम्हें 2 डायग्राम बोर्ड पे बना के बताता हूं। ये डायग्राम समझ लोगे तो अगली क्लास समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इधर देखो, नॉर्मल तुम्हें बताया ना, नॉर्मली क्या होता है। इधर देखो, नॉर्मली
ये हमारे पास हमारा डीएनए है, ये हमारे पास हमारा डीएनए, ठीक है, नॉर्मल बात हो रही है इस वक्त बिल्कुल। डीएनए को आपने एमआरएनए में कन्वर्ट किया। अभी मैं वो बात नहीं कर रहा हूं कि पहले आप एक एमआरएनए बनाएंगे, फिर उसको मॉडिफाई करेंगे, फिर उसको छोटा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब छोड़ दो। प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। सही है। इसके बाद इस एमआरएनए को हम साइटोप्लाज्म में भेजेंगे। इसके पास कोडेड मैसेज है, उस कोडेड मैसेज का तर्जुमा किया जाएगा। इसी तर्जुमा करने के प्रोसेस को आप और मैं ट्रांसलेशन बोलते हैं। ट्रांसलेशन का क्या मतलब होता है? तर्जुमा करना। और हम इसको तर्जुमा करके एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लेंगे। जीन की डेफिनेशन ही ये है, एक ऐसी एंटिटी जिससे आप एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बना सको, ठीक है। उसके बाद हम प्रोटीन बनने के बाद इसमें थोड़ी सी तब्दीली करेंगे, थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, या तो इसकी फोल्डिंग को बदल देंगे या केमिस्ट्री को थोड़ा सा चेंज करेंगे। से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सल्फर लगा दिया और यहाँ मैंने फॉस्फोरस लगा दिया, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। द प्रोसेस इज नोन एज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, यानी ट्रांसलेशन के बाद होने वाली तब्दीली। ट्रांसलेशन के बाद होने वाली तब्दीली। ये जो पूरा सीरीज ऑफ इवेंट आपने देखा है, इस पूरे सीरीज ऑफ इवेंट को आप और मैं सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल डॉगमा। जहां पर आप जीन को लेके उससे एमआरएनए बना के प्रोटीन बना के फाइनल प्रोडक्ट बना लेते हो। ठीक हो गया? ये नॉर्मल प्रोसेस है। इधर देखो, अब इसी को हम कंपेयर करते हैं थोड़ा सा इसके साथ। इधर देखें, ये रहा हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल। अगेन मैंने डीएनए का सिंपल सा मॉलिक्यूल ले लिया है, ये हमारा डीएनए। मैंने इस डीएनए को ट्रीट कराया आरएनए पॉलीमरेज से, और जैसे ही हमने इसको आरएनए पॉलीमरेज से ट्रीट किया, आपको पता है द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, और ये कन्वर्ट हो गया हमारे मैसेंजर आरएनए में। ये मेरा एमआरएनए बन गया है। अब कुछ वायरसेस क्या करते हैं, बजाय इसके कि वो इस एमआरएनए को ट्रांसलेशन में लेके जाएं, एक दूसरे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंजाइम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जिसको आप और मैं बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स करने वाला। देखो ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है, डीएनए से एमआरएनए बना रहे हो। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, एमआरएनए से पहले बनाओगे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, फिर इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को कन्वर्ट कर दोगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, जिसको हम कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सही है। अब मुझे बताओ, इस जगह पहुंचकर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस रिवर्स हुआ या नहीं हुआ? है ना। मतलब बजाय इसके कि ये एरो जो यहां पर ऐसे जा रहा है, ये एरो हमें ऐसा लगा यहां पर वापिस ऐसे चला गया, ऐसे ही हुआ ना। इसीलिए द प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ध्यान से बात सुनना। और वो वायरसेस जो ये काम कर सकते हैं उनको हम कहते हैं रेट्रो वायरसेस। रेट्रो मतलब होता है बैकवर्ड। रेट्रो मतलब क्या होता है? बैकवर्ड, पीछे आने वाला। यानी वो वायरसेस जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को उल्टी डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में चला सकते हैं। क्या हो गया? सॉरी, क्या ऐसे नहीं बनेगा प्रोडक्ट? अभी बनाते हैं प्रोडक्ट। हाँ भाई बेटा, बात समझ में आ गई? तो इन वायरसेस को रेट्रो वायरसेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाने की सलाहियत रखते हैं। और डॉक्टर डेविड बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को डिस्कवर किया था। इसी के ऊपर इनको नोबेल प्राइज मिली थी। इसी के ऊपर इनको नोबेल प्राइज मिली थी। ये बात समझ में आ गई?
तो ये बात क्लियर होगी तो हमारा तीसरा ग्रुप समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसको मिटाऊं, मिटा दूं ना इसको? तीसरा ग्रुप रेट्रोवायरसेस। क्या होता है इनके पास? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या होता है बेटा इनके पास? अब ध्यान से बात समझनी है, क्योंकि ये बात समझ में आएगी तो अगली 2 क्लासें समझ में आएंगी, वरना समझ में नहीं आएंगी। अब मैं बोर्ड पे फिर 2 डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखो, इधर देखो। ये तुम्हारा एक होस्ट सेल है, से फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा हेल्पर टी लिम्फोसाइट है। ये क्या है तुम्हारा? हेल्पर टी लिम्फोसाइट। इसके साथ आके अटैच हुआ HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या कयामत आ गई? इधर आओ जी। क्या हो गया बेटा? क्या हुआ है? हाँ, तुम इसके साथ क्या कर रही थी बेटा जो ये गिर गया? आओ इधर आओ, मैंने क्या पढ़ाया अभी बताओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इसको वीडियो को पॉज करना, वीडियो को पॉज करना, रोकना नहीं। हो गया प्ले? अब देखो 2 डायग्राम बना रहे हैं बोर्ड पे। ये HIV है, इस HIV ने, और HIV आपको पता है इट्स एन RNA वायरस। इस HIV ने अपना RNA एंटर किया किसके अंदर? होस्ट सेल के अंदर। अब होस्ट सेल के पास इसका न्यूक्लियस भी होगा, ऑब्वियस होगा, और उसके अंदर इसका DNA भी होगा, ये बात ही तय है कि होगा। अब इसने क्या किया? हमें पता है HIV के बाद एक एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम? ये वाला एंजाइम। तो जैसे ही ये RNA, देखो ये क्या है, याद रखना RNA है। इस RNA को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने, जिसको मैं सिर्फ RT लिख रहा हूं अभी, पहले सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट किया। उसके बाद जब ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बन गया तो क्या होगा? इसको डबल स्ट्रैंड बनाना है। कैसे बनाएंगे? DNA पॉलीमरेज चाहिए, और DNA पॉलीमरेज कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। तो ये चला गया कहां पर? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर, ये मैं थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि जगह बन जाए हमारे पास काम करने के लिए। अब जब ये न्यूक्लियस के अंदर गया तो न्यूक्लियस के अंदर जाके ये क्या हो गया? ये हो गया जनाब अली डबल स्ट्रैंडेड। क्या हो गया? ठीक हो गया। अब जब ये डबल स्ट्रैंड हुआ तो ये क्या करेगा बताओ? ये जाके होस्ट सेल के DNA के साथ मिल जाएगा। ये हम HIV की लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको। ये HIV की लाइफ साइकिल में हमने पढ़ना है। ये जनाब अली इसके साथ इंटीग्रेट कर गया, इसके साथ मिल गया, ये लो, सही हो गया। यहां तो बात क्लियर हो गई। अब बताओ ये क्या करेगा? क्या करेगा बताओ? होस्ट सेल के साथ मिल गए, रेप्लिकेट तो बाद में करेगा, पहले क्या करेगा? पहले ट्रांसक्रिप्शन करेगा ना। DNA क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बनेगा? mRNA। mRNA कहां जाएगा? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या करेगा? अपने प्रोटीन बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, और साथ अपने RNA को DNA में भी कन्वर्ट करेगा। यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज 2 जगह काम कर रहा है। पहला काम यहां कर रहा है, दूसरा काम यहां कर रहा है। अब तुमने बात समझनी है ध्यान से। यहां पर शुरू में हमारे पास क्या था? अच्छा, 1 मिनट और कंफ्यूजन को आसान कर देते हैं। अभी तुम इसको एक स्ट्रैंड वाला RNA समझ लो। देखो शुरू में हमारे पास क्या है? RNA। आखिर में हमारे पास क्या है? बीच में हमारे पास क्या है? DNA। शुरू में क्या था? आखिर में क्या था? बीच में क्या था? तो हमारी छठी क्लास ABCDEF, F होगी ना? हाँ F। क्या? RNA वायरस विथ
DNA इंटरमीडिएट, यानी वो रेट्रोवायरस जो खुद क्या है, आरएनए वायरस है, बट इसके लाइफ साइकिल के बीच में क्या आता है, डीएनए आता है। समझ में आ गई ना बात? तो जब एंटर हुआ था तो आरएनए, जब बाहर निकलेगा तो आरएनए, बीच में क्या आ गया, डीएनए आ गया। अच्छा, अब इसको देखो, ये हो गया, तो हो गया HIV। इसकी एग्जाम्पल क्या हो गई, इसकी एग्जाम्पल तो हो गई HIV। अब इधर देखो, ये तुम्हारे लिवर का सेल है, ये किसका सेल है, तुम्हारे लिवर का सेल है। और लिवर के सेल ऐसे होते हैं, टॉल सेल होते हैं, और इन टॉल सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो सबसे नीचे होता है इस जगह के ऊपर। मैं न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा हम यहाँ काम करेंगे, इसलिए एक वायरस जो कि डीएनए वायरस था, हेपेटाइटिस बी का वायरस, वो यहाँ पे आया और उसने क्या अंदर एंटर किया, अपना डीएनए। दुनिया में सबसे छोटा डीएनए हेपेटाइटिस बी वायरस का होता है। अब ये जब अंदर पहुंचा तो सेल की मशीनरी डीएनए को पहचानती है क्या, नहीं पहचानती। तो ये क्या करेगा, पहले ट्रांसक्रिप्शन करवा के पहले क्या बनाएगा, आरएनए। ये आरएनए जाएगा कहां पर, सेल के पास। सेल के पास जाके क्या बनवाएगा, नए वायरसेस बनाएगा ना। और जब वो नए वायरस बनाएगा तो नए वायरस का जीनोम आरएनए होना चाहिए या डीएनए होना चाहिए, जो नया वायरस बनेगा इसके जैसा नया वायरस, उसका जीनोम आरएनए होना चाहिए या डीएनए होना चाहिए, क्योंकि ये खुद कौन सा वायरस है, डीएनए वायरस। तो इस आरएनए के साथ क्या करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और वापस से क्या बनाएंगे, डीएनए, जैसे हमने यहां बनाया। और ये डीएनए कहां एंटर हो जाएगा, इस वायरस के अंदर। तो अब देखो यहां पर जब लाइफ साइकिल शुरू हुई तो क्या था शुरू में, जब खत्म हुई तो क्या था, बीच में क्या आया। तो क्लास का नाम क्या पड़ गया, डीएनए वायरस विद आरएनए इंटरमीडिएट। एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी। चूंकि दोनों रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं इसलिए दोनों कौन से वायरसेस हैं, रेट्रो वायरसेस। तो बेटा ये हो गई तुम्हारी बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। ये क्या हो गई बेटा आपकी। अब आप इसको किताब में से अच्छी तरह से देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, कोई डाउट होगा कल मेरे से पूछेंगे।